तो हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं और खाने को हम हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये डाइजेस्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं? तो मतलब हम कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन करते हैं किसमें? ग्लूकोज में। हमने खाया प्रोटीन, उसका हमने कन्वर्जन किया अमीनो एसिड में, और हमने खाया फैट्स एंड लिपिड, उसका हमने कहां पर कन्वर्जन किया था? तो उसका हमने कन्वर्जन किया था फैटी एसिड और अल्कोहल में। आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि जो हमने प्रोटीन खाया था उसका हमने कन्वर्जन कहां पर किया था? अमीनो एसिड में। हमने क्या किया? अमीनो एसिड बनाया, डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और हमने क्या बनाया? अमीनो एसिड बनाया। अब ये जो अमीनो एसिड है ये ब्लड के मार्फत हमारे सेल के अंदर पहुंच गया, अलग अलग सेल्स होते हैं उसके अंदर पहुंच गया। अब उसका अलग अलग प्रोटीन्स में कन्वर्जन हो जाएगा। तो स्किन के लिए पहले देखते हैं बच्चों, जो स्किन के लिए होता है प्रोटीन वो कौन सा होता है, या स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन बनता है वो देखेंगे। तो हमारे जो बाल होते हैं बच्चों, ये सर के बाल हो गए, तो उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है केराटिन। उसके लिए कौन सा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है? उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है केराटिन। उसके बाद जो हमारे स्किन का कलर होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन मेलानिन। तो स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन बनता है? तो स्किन के अंदर दो तरह के प्रोटीन बनते हैं, एक होता है मेलानिन और दूसरा होता है केराटिन। मेलानिन केराटिन, केराटिन मेलानिन कहां पर बनता है? स्किन के अंदर बनता है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं बोन्स की। तो बच्चों, बोन्स बनने के लिए या बोन्स मसल बनने के लिए हमको जो प्रोटीन लगता है उसका नाम है ऑस्सिन। उसका क्या नाम है बेटा? ऑस्सिन। उसका क्या नाम है? ऑस्सिन। बोन्स के लिए जो प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलेंगे? ऑस्सिन। और स्किन में कौन सा प्रोटीन बनता है? मेलानिन और केराटिन। याद रहेगा? ओके। अच्छा, जब ब्लड होता है, ब्लड के अंदर भी प्रोटीन बनता है। ब्लड के अंदर भी प्रोटीन बनता है। वो कौन सा प्रोटीन बनता है? हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड को रेड कलर मिलता है ना, वो किससे मिलता है? हीमोग्लोबिन से मिलता है। वो भी एक प्रोटीन है। वो कहां पर बनता है? ब्लड के अंदर बनता है। उसके बाद जो एंटीबॉडीज होती है, WBC, RBC, इनको बनाने के लिए भी हमें क्या लगता है? अमीनो एसिड लगता है। ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो ये भी कहां पर बनेगा? ब्लड के अंदर बनेगा, राइट। अब बारी आती है मसल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स किससे बने होते हैं? एक्टिन और म्योसिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं। ये मसल्स किससे बनते हैं? एक्टिन और म्योसिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। ये प्रोटीन बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, जिसके कारण हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, राइट। उसके बाद आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, और ये हार्मोन्स और कुछ नहीं बेटा बच्चों, खाली प्रोटीन होता है ना। और वो प्रोटीन किससे बनता है? वो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के लिए भी किसका रिक्वायरमेंट है? तो उसके लिए भी अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आती है बेटा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या होती है? हमारे पेट के अंदर एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होती है ना बच्चों, ये इंसुलिन और टिप्सिन बनाने के काम में आता है। ये पैनक्रियाज किसके लिए काम में आता है? इंसुलिन और टिप्सिन बनाने के काम में आता है। और लास्ट में आता है बच्चों सेल। हमारे सेल में भी बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आते हैं। तो आप ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैंने जो कहा वो एक किताब के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, राइट। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि अमीनो एसिड का कन्वर्जन हुआ वेरियस प्रोटीन्स के अंदर। अब ये वेरियस प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में कुछ ना कुछ तो अमीनो एसिड बचेगा ना। तो उसका क्या होगा? तो उसका बेटा ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? अमोनिया में। और वो अमोनिया हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। कुछ केसेस में क्या होता है, ये अमोनिया अमीनो एसिड जो होता है तो इसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज के अंदर।
और ये पूरा फंक्शन होता है लीवर के अंदर। क्या हुआ, प्रोटीन हुआ या अमीनो एसिड हुआ, इसका कन्वर्जन कहां पर हुआ, ग्लूकोज के अंदर हुआ, है ना। और ये प्रोसेस कहां पर हुई, ये प्रोसेस हुई लीवर के अंदर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या हो गया, प्रोटीन का कन्वर्जन किस में हुआ, ग्लूकोज में हुआ। कहां पर हुआ, लीवर के अंदर हुआ। इसको क्या कहा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब ये प्रोसेस होती कब है, मान लीजिए आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होगी, तो आपको बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोज की, एनर्जी की। उस टाइम पर ये प्रोटीन का कन्वर्जन किस में होता है, तो प्रोटीन का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज के अंदर, राइट। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर लिख लिया बच्चों। अब बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमने फैट्स एंड लिपिड्स खाया है उसका कन्वर्जन कहां पर हुआ, तो उसका कन्वर्जन हुआ था फैटी एसिड के अंदर। अब ये फैटी एसिड से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैटी एसिड से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, राइट। अब ये फैटी एसिड और कहां पर यूज होता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो जो फैटी एसिड होता है ना, उससे एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। वो फैटी एसिड से एक स्पेशल मॉलिक्यूल बना जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, और ये फॉस्फोलिपिड से बनता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा होता है उसका जो आउटर कवर होता है जो कि आप देख रहे हो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना फॉस्फोलिपिड से, और ये फॉस्फोलिपिड किससे बना, तो फैटी एसिड से बन गया, राइट। ओके। अच्छा, फैटी एसिड से और क्या क्या बनता है, तो बेटा फैटी एसिड से ना हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तो प्रोस्टिजोन बनता है, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन बनता है। क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है। उसके बाद एस्ट्रोजन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, एल्डोस्टेरॉन बनता है। तो इतने सारे हार्मोन्स फैटी एसिड से बनते हैं, राइट। ओके। तो ये जो एक्सेस ऑफ फैटी एसिड है, यानी हमने क्या किया, एनर्जी भी बना ली, हमने क्या किया, फॉस्फोलिपिड भी बना लिया, हमने क्या किया, हार्मोन्स भी बना लिए। अब कुछ ना कुछ फैटी एसिड मान लो हमारे पास बच गया, वो क्या होता है, उसका क्या होता है वो देखेंगे। तो बच्चों हमारे ये जो पेट है, पेट, तो पेट के अंदर या बॉडी के अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके अंदर ये फैटी एसिड जाके स्टोर हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, ये फैटी एसिड जाके स्टोर होता है। तो इसको नोट डाउन करिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके। तो बच्चों ये तो चीजें हो गई आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसके अंदर हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर हमने पढ़ा प्रोटीन, इसके अंदर हमने पढ़ा फैट्स एंड लिपिड्स। अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेटा आता है विटामिन्स और आता है आपका मिनरल्स। वो कहां कहां से मिलता है वो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब ये विटामिन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे। तो बेटा विटामिन जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई के। ए बी सी डी ई के 6 तरह के विटामिन्स होते हैं। अब ये जो विटामिन्स है ना, ये विटामिन्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल, यानी जो पानी में डिजोल्व होते हैं और वो बाकी के फैट में डिजोल्व होते हैं, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, है ना। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये कैसे है, वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और विटामिन कैसे है, विटामिन सी कैसे है, वाटर सोल्यूबल है। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये कैसे है, फैट सोल्यूबल है, राइट। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा था
कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर, और वो कहां पर होता है, तो वो सेल के अंदर होता है। ये तो हमने देख लिया था, थोड़ा बहुत जानकर देख लेते हैं, अब इसको डिटेल में देखना है। तो जो हमने खाना खाया था वो पेट में डाइजेस्ट हो गया, उससे क्या बना, ग्लूकोज बना। वो ग्लूकोज कहां पर गया, तो वो ग्लूकोज गया हमारे सेल के अंदर। ग्लूकोज कहां गया, हमारे सेल के अंदर। अब ये जो सेल में गया ना, तो उसके साथ साथ आया ऑक्सीजन भी। वो क्या आया, उसके साथ साथ आया ऑक्सीजन भी, और ऑक्सीजन भी हमारे सेल के अंदर पहुंच गया। तो अब हमारे सेल में क्या पहुंचा है, तो हमारे सेल में पहुंचा है ग्लूकोज, और हमारे सेल में पहुंचा है ऑक्सीजन। अब यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये होता है 3 स्टेप में। पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल, और तीसरी स्टेप है ईटीसी रिएक्शन। पहली स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है, दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल, और तीसरी स्टेप है ईटीसी रिएक्शन। तो आइए एक एक पढ़ते हैं इसको। अब बच्चों जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, ये एनर्जी 2 टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट एनर्जी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। तो देखते हैं डायरेक्ट एनर्जी होती है क्या है, और इनडायरेक्ट एनर्जी क्या होती है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, जो डायरेक्ट एनर्जी होती है ये लाइक कैश होती है, यानी आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, और इनडायरेक्टली एनर्जी में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास कोई भुट्टे वाला है, आप उस भुट्टे वाले को देखते हो और आप 100 रुपए की नोट दे देते हो, और उससे आप 2 भुट्टे खरीद लेते हो। तो इसमें क्या हुआ, आपने 100 रुपए का नोट दिया और उससे भुट्टे खरीद लिए। अब आप है बहुत रईस, आपके पास पैसे रखते नहीं है आप, तो आपने क्या किया, चेक बना के उसको दे दिया। उसने चेक देखा, पलट के बोले क्या है ये, आपने बोला चेक है। वो बोला निकल यहां से, पहली फुर्सत में कैश लेके आ, फिर भुट्टे लेके जा। तो आप क्या गए, आप गए बैंक में, बैंक से आपने कैश निकाली, फिर आपने जाके भुट्टे खरीदे। तो ये क्या हो, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हुई। इसी तरह से यहां पर भी एनर्जी प्रोडक्शन की 2 प्रोसीजर है, एक है डायरेक्ट एनर्जी, दूसरी है इनडायरेक्ट एनर्जी। अब डायरेक्ट एनर्जी में क्या होता है, जो आपने खाया ग्लूकोज, उससे बन गया एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपने खाया ग्लूकोज, उसका कन्वर्जन हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ये एटीपी है, ये बॉम्ब की तरह होती है। ये कैसे होती है, बॉम्ब की तरह होती है। ये डायरेक्टली आपको एनर्जी देती है। दूसरी होती है बच्चों इनडायरेक्ट एनर्जी। ये इनडायरेक्ट एनर्जी क्या है, तो इनडायरेक्ट आपने जो खाया उसका कन्वर्जन होगा 2 कोएंजाइम्स में। उसका कहां पर कन्वर्जन होगा, 2 कोएंजाइम्स में। एक है NADH2, दूसरा है FADH2। क्या है, NADH2, और दूसरा क्या है, FADH2। इसको हम बोलेंगे नाड़ू और फाड़ू। इसको हम क्या बोलेंगे, नाड़ू और फाड़ू, नाड़ू फाड़ू, फाड़ू नाड़ू, नाड़ू फाड़ू, फाड़ू नाड़ू। ओके। अब ये नाड़ू यानी क्या होता है और फाड़ू यानी क्या होता है, तो नाड़ू होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, और फाड़ू यानी फ्लेविन एडेनाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट और फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट, नाड़ू फाड़ू। ओके। अब ये जो नाड़ू होता है ये आपको प्रोड्यूस करता है 3 एटीपी, और फाड़ू प्रोड्यूस करता है 2 एटीपी, राइट। इतना नोट डाउन करिए। अब हमारे मेन ग्लाइकोलिसिस के ऊपर आते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कहां पर होता है, राइट। नोट डाउन करिए इसे, नाड़ू और फाड़ू को। ओके, तो नोट डाउन कर लिया बच्चों। अब चलते हैं हमारी पहली प्रोसेस की तरफ, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, ये कहां पर होती है, तो ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर। और ये जो डिस्कवर की थे, ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी है। पहला है गुस्टाव एम्डेन, बढ़िया लग रहा है।
दूसरा है ऑटो मेयरहॉफ और तीसरा है जैकब पार्नेर। कौन है? गुस्टाव एमडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जैकब पार्नेर। इसी के लिए इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी, एमडेन का ई, मेयरहॉफ का एम और पार्नेर का पी, इसी से मिलकर बनता है हमारा ईएमपी पाथवे। किसने डिस्कवर किया था? गुस्टाव एमडेन, ऑटो मेयरहॉफ, जैकब पार्नेर ने, राइट। अच्छा, ये प्रोसेस में होता क्या है ये हम देखेंगे। ये इस प्रोसेस में होता क्या है, तो हमने जो ग्लूकोज लिया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। क्या होता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? C6H12O6। इसमें होते हैं कार्बन के 6 एटम। कितने होते हैं? कार्बन के 6 एटम। अब जो हमने लिया था ऑक्सीजन, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसका वो कहां पर गया था? एल्वोलाई के मार्फत आपके सेल के अंदर। कहा गया था? सेल के अंदर। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ग्लूकोज भी वहां पर पहुंच गया, इसको तोड़ देगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा और हमें मिलेंगे 2 पायरुविक एसिड। ये एक ग्लूकोज से हमें बने 2 पायरुविक एसिड। क्या बने? 2 पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से हमें बने 2 पायरुविक एसिड। अब जी ये पायरुविक एसिड बनाना, तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ हमें मिला है। तो क्या मिला है बच्चों? तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिली 2 ATP। क्या मिला? डायरेक्ट एनर्जी मिली 2 ATP। क्या मिला? डायरेक्ट एनर्जी 2 ATP। उसके बाद हमें मिला इनडायरेक्ट एनर्जी 2 ATP, सॉरी इनडायरेक्ट एनर्जी 2 नाड़ू। क्या मिला? इनडायरेक्ट एनर्जी 2 नाड़ू। एक नाड़ू प्रोड्यूस करता है 3 ATP, तो 2 नाड़ू से कितना एनर्जी बनेगा? 3 ATP। वो बाद में बनेगा, हम कहां पर बनेगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें मिला बाय प्रोडक्ट्स। क्या मिला? 2H2O। क्या मिला? बाय प्रोडक्ट 2H2O। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिख लिया बच्चों? तो ये थी हमारे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, जिसके अंदर हमें क्या मिला है? पायरुविक एसिड मिला है। अब ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एक होती है इंटरमीडिएट प्रोसेस, जिसके अंदर पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम। ये होता है आपकी क्रेब्स साइकिल से पहले, यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले की ये प्रोसीजर होती है। यहां पर क्या होता है? हमें जो 2 पायरुविक एसिड मिले ना, उस 2 पायरुविक एसिड से मिलेगा हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम। एक पायरुविक एसिड से एक एसिटिल कोएंजाइम। अब ये जो होता है कन्वर्जन, यहां पर भी आपको इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है। वो इनडायरेक्ट एनर्जी कितनी मिलती है? 2 नाड़ू। वो इनडायरेक्ट एनर्जी कितनी मिलते हैं? 2 नाड़ू। और बाय प्रोडक्ट मिलता है। वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, ये जो एसिटिल कोएंजाइम मिल गया हमें, तो ये कहां पर ट्रांसफर होगा? तो ये होगा ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर स्टार्ट होगा हमारा क्रेब्स साइकिल। अब ये जो बच्चों क्रेब्स साइकिल है ना, ये हमने ये डिस्कवर किया था सर हांस क्रेब ने। इनकी तस्वीर है, आपको यहां पर दिख रही है ना? ये किसने डिस्कवर किया था? सर हांस क्रेब ने। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है बेटा, जो आपको एसिटिल कोएंजाइम मिला है, ठीक है, पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम मिला है, इसका कन्वर्जन होता है साइट्रिक एसिड के अंदर। इसका कहां पर कन्वर्जन होता है? इसका कन्वर्जन होता है साइट्रिक एसिड के अंदर। और ये साइट्रिक एसिड क्या है? तो ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो साइट्रिक एसिड बना होता है, ये किससे बना होता है? ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इस टाइम पर हमको क्या मिलता है? तो यहां पर भी हमको मिलता है डायरेक्ट एनर्जी 1 ATP, इनडायरेक्ट एनर्जी 1 नाड़ू, इनडायरेक्ट एनर्जी 1 फाड़ू। उसके बाद हमको मिलता है बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम हमारी अगली साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमारी ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गई, क्रेब्स साइकिल खत्म हो गई। अब हमारी बचती है लास्ट रिएक्शन या लास्ट प्रोसेस, ETC रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन।
अभी हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में भी कुछ नाड़ू फाड़ू बने थे, उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोसेस में भी कुछ नाड़ू फाड़ू बने थे, और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी कुछ नाड़ू फाड़ू बने थे। अब ये जो नाड़ू फाड़ू है इसका कन्वर्जन होगा कहां पर? एनर्जी के अंदर। इसका कन्वर्जन कहां पर होगा? एनर्जी के अंदर। इसी को हम कहते हैं एटीसी रिएक्शन, राइट। तो यहां पर ये आपको इमेज दिख रही है, यहां पर इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है। किसके अंदर? जो इनडायरेक्ट एनर्जी है उस इनडायरेक्ट एनर्जी का कन्वर्जन होता है आपका एटीपी के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये एनर्जी प्रोडक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिले। ओके, तो यहीं पर हम रुकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।